प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम अंग्रेजी में सेंटेंस बनाने के 4 बेसिक रूल्स समझेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि 4 ऐसी बातें जो अगर माइंड में रखी जाएं, फिर किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, उसे बोला जाए, लिखा जाए, कुछ भी किया जाए, तो काफ़ी संभावना हो जाती है कि हम गलतियां करने से बच जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बेसिक लेवल पे हैं और जब भी सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। मिस्टेक्स स्वाभाविक हैं। देखिए, सीखना एक प्रोसेस है। मैं हमेशा कहता हूं लर्निंग इज अ प्रोसेस, और हम धीरे धीरे ही परफेक्ट होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल वीडियो आपको पूरी तरह से इंग्लिश सिखा देगा। आप कुछ इस वीडियो से सीखोगे, कुछ किसी और वीडियो से सीखोगे, बट धीरे धीरे सीखोगे। यानी ये 4 जो बातें हैं ना, ये भी आपकी अंग्रेजी सीखने की जो जर्नी है, यात्रा है, उसका एक जरूरी हिस्सा है। यानी आपको यहां से भी गुजरना होगा। ऐसी भी बातें अपने माइंड में आपको रखनी होंगी। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी छोटी 2 बातें। पहली बात तो यह है कि आप वीडियो को अभी से लाइक कर दो, और दूसरी बात है, यदि आपका इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट है, आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो बेसिक से, जड़ से, तो प्ले स्टोर पर महेश गुरुजी नाम का एक ऐप है। उसमें एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है जिसमें आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में, सीरीज में मिलेगी। आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। यदि अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते, नहीं खरीदना चाहते, तो यूट्यूब पे वेलकम है। मैं आपको इंग्लिश सिखाने की पूरी हेल्प करता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये 4 वो बेसिक रूल्स हैं जिनको आपको माइंड में रखना है। सबसे पहली बात, कोई भी सेंटेंस आपके सामने आया। अब देखिए, कोई भी सेंटेंस तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि सेंटेंस बहुत प्रकार के होते हैं, बट हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ सेंटेंस पर ये 4 नियम लागू हो जाते हैं। तो आपको देखना है सेंटेंस कैसा है, यानी आपको थोड़ी देर इस बात पे गौर करना है। अब देखिए, शुरुआत में सारी चीजें होती है, 4 बेसिक रूल्स होते हैं, बट जब सीख जाते हैं ना, तो कोई रूल नहीं रहता। फिर तो चीजें हमारे प्रैक्टिस में आ जाती हैं, हम धड़ल्ले से आराम से ट्रांसलेट कर लेते हैं। बट ये शुरुआती स्टेज की बात है। तो सेंटेंस कैसा है? अब वो सेंटेंस असर्टिव यानी साधारण है। अब साधारण सेंटेंस में कोई जानकारी होती है। इसमें समस्त प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, कहें तो सकारात्मक वाक्य, जिनमें किसी कार्य का होना पाया जाता है। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आप सीख रहे हो, वह बाजार जा रहा है, वह खाना पका रही है, वह मंदिर जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी कार्य का होना पाया जाए, वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। अब दूसरे फिर नेगेटिव सेंटेंस हो गए। वह मंदिर नहीं जाती है, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे हो, वह खाना नहीं पका रही है, मतलब नहीं होना पाया जाए। दोनों तरह के सेंटेंस मिला करके असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, और इनमें कोई जानकारी होती है। अब जानकारी 2 तरह की हो सकती है। एक तो ऐसी जानकारी हो जिसमें कोई काम हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना एक काम है, लेकिन मैं कहूं मैं एक टीचर हूं, तो मैं अपने बारे में एक जानकारी दे रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं, बट मैं यहां पे कोई काम नहीं कर रहा। तो इस तरह का सेंटेंस भी इन असर्टिव सेंटेंस में ही आता है। यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई एक्शन, कोई काम होना पाया जाए या कोई काम नहीं होना पाया जाए, लेकिन दोनों में एक जानकारी होती है। थोड़ी यहां पे हम एग्जाम्पल में इनकी चर्चा करेंगे। दूसरा, आपका जो सेंटेंस है वो एक क्वेश्चन, एक प्रश्न हो सकता है। तो इस बात को दिमाग में रखना है कि भैया जो सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं वो जानकारी है या प्रश्न है। तीसरी बात, उसमें कमांड एक आदेश हो सकता है, यानी आप किसी से कोई काम करने को कहो, तो फिर उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। अब देखिए, इनका स्ट्रक्चर अलग होगा, इनका अलग होगा और इनका अलग होगा। तो ये बात आप दिमाग में रखोगे तो काफी संभावना है कि आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। दूसरा बात है वर्ब का सही फॉर्म। अब देखिए, जो वर्ब है ना, ये सबसे मेन पार्ट है किसी सेंटेंस का। यानी आपका जो सेंटेंस है ना, उसमें बहुत तरह की गलतियां हो सकती है, बट जो वर्ब संबंधी गलती होती है, यानी टेंस के अनुसार क्रिया का सही फॉर्म लगाना। क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या मेन वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी भी या नहीं आएगी, केवल मेन वर्ब आएगी, मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है। अब देखिए, बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं, बट जो वर्ब की गलती होती है ना, टेंस के अनुसार वर्ब का सही फॉर्म लिखना। फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, वो वर्ब वाला है या नहीं है, या फिर सिंपल जानकारी है, जैसे मैं एक टीचर हूं। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी होंगी। और फिर वर्ब आपको सही रखना है। इसके लिए आपका टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मतलब ज्ञान तो बहुत है यार, बहुत बारीकियां हैं, बट फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वर्ब यानी क्रिया का सही फॉर्म आपको टेंस के अनुसार लिखना आना चाहिए। तीसरी बात है वर्ड ऑर्डर, शब्दों का क्रम। यानी किसी सेंटेंस में, इस मैंने एक वीडियो भी बनाया था, हालांकि वो वीडियो छोटा था, उसमें बहुत कम जानकारी थी, फिर कभी और वीडियो बना देंगे। बट आपको करेक्ट वर्ड ऑर्डर का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। अगर ये चीज आ गई तो फिर ये कहां एडजस्ट होगी,
मतलब मैं समझ रहे हो ना। अब इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के सेंटेंस देखने होंगे, चीज़ों को पता करना होगा। थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर आप देख लेना जिसमें मैंने बताया था कि शब्दों का क्रम क्या हो। और भी वीडियो बना देंगे, बट देखिए बात कुल मिला के मैं फोकस कहाँ कर रहा हूँ, मैं फोकस इस बात पे कर रहा हूँ कि शब्दों का क्रम क्या हो। तो मेरा कहने का कुल मिलाकर मतलब ये निकल रहा है कि आपको इस चीज पे भी कहीं ना कहीं काम करना होगा, तभी आप ट्रांसलेशन सही कर पाओगे। यानी शब्दों का जो क्रम है ना भाई, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर क्या आएगा, कोई और चीज आ गई तो कहां एडजस्ट होगी, इस पे आपको वर्क करना होगा। दिमाग में इस बात को डालना होगा कि मुझे शब्दों का क्रम, वर्ड ऑर्डर करेक्ट ही रखना है। और चौथी बात है पढ़कर देख लेना। देखिए ये बहुत रामबाण औषधि है, ध्यान रखना। मैं अक्सर अपनी क्लासेस में कहता हूं कि तुम बहुत जल्दी इंग्लिश को करेक्ट तब सीखोगे जब कोई भी सेंटेंस लिखो या बोलो। हालांकि बोलने में तो चांस नहीं मिलता, बट देखिए हम पहले लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। जब हम लिखते हैं ना तो हम आगे बढ़ जाते हैं। एक सेंटेंस लिखा आगे बढ़ गए, एक सेंटेंस लिखा आगे बढ़ गए। बट ध्यान रखना, यदि आप हर सेंटेंस को पढ़ने लग गए कि भाई मैंने ये लिखा, इसको पढ़ तो लूँ कि क्या बोल रहा है, तो अगर उसमें मिस्टेक हुई ना तो आपका माइंड खुद कह देगा यार यहाँ पे कोई मिस्टेक है, यार यहाँ पे कोई मिस्टेक है। तो ध्यान रखना, मिस्टेक पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपने जो लिखा उसको पढ़कर देख लो। मिस्टेक तुरंत सामने आ जाएगी, मतलब तुरंत नहीं आएगी, बेसिक लेवल पे हो, थोड़े दिन बाद आने लग जाएगी, बट आने लग जाएगी। तो पढ़ के देख लिया करो। अब ये जो 4 बेसिक रूल्स हैं इनको मैं एक बार हल्का सा दोहरा दूं, फिर जो सेंटेंस सामने लिखे हैं इन पे इनको अप्लाई करेंगे। और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा काम देकर जाऊंगा, इसी तरह के कुछ सेंटेंस देकर जाऊंगा। आप उनको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं चेक कर लूंगा। तो देखिए सबसे पहली बात है सेंटेंस कैसा है। वो एक जानकारी हो सकता है, असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है, एक कमांड हो सकता है। दूसरी बात, वर्ब का सही फॉर्म टेंस के अनुसार और बिना टेंस के अनुसार। अब जरूरी थोड़ी है कि हर सेंटेंस टेंस में से ही आएगा भाई, वो पैसिव वॉइस का हो सकता है, पॉजिटिव वर्ब में से हो सकता है, लेट वाला हो सकता है, इंपरेटिव हो सकता है, उसमें कोई टेंस लगेगा नहीं, बस एक ही रूल चलता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है। तो कहने का मतलब है ये देखिए छोटी छोटी बात है जो मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ, ये आपको परफेक्ट बनाती है। तो आप एक दिन में नहीं सीखोगे, मैं क्या कर रहा हूँ, एक वीडियो नहीं सिखाएगा, बट हर वीडियो हेल्प करता है। हर बार का रीडिंग, हर बार की प्रैक्टिस हमें थोड़ा सा और एक्सीलेंट कर देती है, थोड़ा सा और बेहतर बना देती है। तो वर्ब का सही फॉर्म टेंस है। और तीसरी बात है वर्ड ऑर्डर, शब्दों का क्रम क्या हो, इस पर प्रैक्टिस की आवश्यकता है, थोड़ा मैं बता दूंगा और लास्ट में पढ़कर देख लेना। अब चलिए इधर चलते हैं। देखिए पहला सेंटेंस आया, मैं कल कुछ पुस्तकें खरीदने बाजार गया था। अब एक बात बताइए, मैं आपसे कह रहा हूं इस पे मत जाओ, मैं कल कुछ पुस्तकें खरीदने बाजार गया था, क्या मैं आपको एक जानकारी नहीं दे रहा? आपको एक जानकारी मिली ना कि भाई सर कल कुछ पुस्तकें खरीदने बाजार गए थे। अगर जानकारी है तो एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में मैं गया था ना तो अफर्मेटिव है, यानी सकारात्मक है, कोई काम हुआ था। इसमें कोई प्रश्न नहीं है, कोई कमांड आदेश नहीं है, एक जानकारी है, असर्टिव सेंटेंस है। तो जो असर्टिव सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट से शुरू होगा। तो सब्जेक्ट कौन है? आई, मैं। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद आपको पता है कि इंग्लिश में वर्ब आती है, क्रिया आती है। और अगर हम वर्ब को सही रखना सीख गए, यानी सही फॉर्म को टेंस के अनुसार, तो माना हमने आधी जंग जीत ली। आधी क्या, आधी से ज्यादा जंग जीत ली। ध्यान रखना सबसे बड़ी रुकावट यही है कि हम वर्ब को सही नहीं रख पाते। अब वर्ब को सही कब करेंगे? जब टेंस का पूरा नॉलेज होगा कि भाई कोई एक्शन कब हुआ, तो जैसा एक्शन होगा, जिस समय में होगा, उसके अनुसार हमें वर्ब लानी पड़ती है। टेंस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। पूरा टेंस जो टॉपिक है हमें सिर्फ इतना भर सिखाता है कि भैया कोई काम जब हुआ ना, जैसे प्रेजेंट में हुआ तो वर्ब ऐसे दिखेगा, पास्ट में हुआ तो ऐसे दिखेगा, फ्यूचर में हुआ तो ऐसे दिखेगा, प्रेजेंट में जा रही है तो वर्ब ऐसे दिखेगी, अगर कोई काम प्रेजेंट में पूरा हो गया है तो वर्ब ऐसे दिखेगी, पास्ट में पूरी हो चुकी थी तो ऐसे दिखेगी। तो आप टेंस को उनके मूल स्वभाव के अनुसार पढ़ेंगे तो टेंस पर बहुत जल्दी कमांड कर लेंगे। तो देखिए मैं कल कुछ पुस्तकें खरीदने बाजार गया था। ट्रांसलेशन का एक पक्का नियम यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखने के बाद आप सबसे बैक में चले जाइए, क्योंकि आपको टेंस बैक में मिलेगा। आपकी जो वर्ब को सही रखने का जो फॉर्मूला है ना, वो यहां से मिलेगा। गया था यानी पास्ट में आपने कोई काम किया था, सिंपल है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ऐसी स्थिति में आप वर्ब का सेकंड फॉर्म रखते हो जो होता है गया था। अब जाने के लिए क्या होता है? वेंट। अब देखिए आपका टेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया, आपका सेंटेंस 60-70% तक सही माना जाएगा, क्योंकि आपने सही टेंस लिखा है। आई वेंट, मैं गया था, ठीक है। अब कहां गया था? बाजार। तो आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है। कुछ पुस्तकें खरीदने, अब देखिए अब खरीदना का मतलब ना, कुछ पुस्तकें खरीदने पूरा एक फ्रेज है, मतलब कुछ पुस्तकें खरीदने ना, तो इसकी अंग्रेजी हमें बनानी है। अब देखिए खरीदना, दोबारा से एक वर्ब आ गई। तो मैंने आपको कई बार कई वीडियोस में बता दिया कि अगर दो वर्ब आए तो जो लास्ट की वर्ब है ना, लास्ट में जो लिखा हुआ है वो तो टेंस के अनुसार, यहां सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। इससे मेरा मतलब है कि जैसा टेंस होगा ना
और टेंस का पता पीछे से लगेगा, भाई गया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जा चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो जैसा टेंस होगा वैसा ही वर्ब यहां पे आएगा और ये सब्जेक्ट ना इसके अनुसार आएगा। अब देखिए चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ ही सेकंड फॉर्म आता है। बट ध्यान रखना यदि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में से कोई आता, यदि सिंगुलर है तो इज आता, आई के साथ एम आता। ये छोटी छोटी बात है जो दिमाग में रखनी पड़ती है। फिलहाल आई वेंट टू द मार्केट, पुस्तक कुछ पुस्तकें खरीदने। अब देखिए अगर दूसरा वर्ब आया, देखिए बात कहां चल रही थी, मैं कहां ले गया। चलो बात ये थी कि यदि दो वर्ब आए तो पीछे वाला टेंस के अनुसार आएगा सब्जेक्ट के पास, फिर जो दूसरा वर्ब है ना उससे पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, यानी उसको आप इन्फिनिटिव फॉर्म में रखते हो। इन्फिनिटिव फॉर्म होता है किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दे तो इन्फिनिटिव बन जाता है, एक नाउन बन जाता है, वर्ब नहीं रहता। अब ये एक बारीक बात है, ज्यादा बारीक करेंगे तो आप कहोगे सर इस वीडियो में सारी नॉलेज दे दो, वो नहीं हो सकती। तो कुछ पुस्तकें खरीदनी, तो आई वेंट टू द मार्केट टू बाई खरीदने सम बुक्स। अब क्या बचा, कल, और कल के लिए क्या आएगा, यस्टरडे। देखिए तो आई वेंट टू, अब इसको क्या करें पढ़ के देख लें। तो आई वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स यस्टरडे, मैं कल कुछ पुस्तकें खरीदने बाजार में गया था। अब थोड़ा सा आप इसमें वर्ड ऑर्डर को, शब्दों के क्रम को इधर से उधर कर देते तो कैसा लगता, थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। जैसे आई वेंट, अब टू द मार्केट है ना, इसको आप लास्ट में लिखते आई वेंट टू बाई सम बुक्स टू द मार्केट। सेंटेंस करेक्ट है बट ग्रामर के अनुसार ऑर्डर बिगड़ गया और सेंटेंस कहीं ना कहीं थोड़ा खटकता है। आई वेंट टू बाई सम बुक्स टू द मार्केट यस्टरडे, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया ना। तो ध्यान रखना उसमें वो नियम काम करता है कि सब्जेक्ट आपने यहां रखा, फिर पीछे से आइए, पीछे से आओगे तो कभी सेंटेंस गलत नहीं होगा। यानी आपको जो शब्द मिल रहा है जहां पे उसको वहीं पे लगाते आइए और चलते आइए। थोड़ी सी एक परेशानी आई थी कि अगर दूसरा वर्ब आया है, जैसे खरीदना भी तो वर्ब है ना, उससे पहले हमने टू लगा दिया, नो प्रॉब्लम। अच्छा अगर मान लो आप ऐसा करते, आई यस्टरडे, इस यस्टरडे को यहां लाते, आई यस्टरडे वेंट टू द मार्केट, गलत है, टाइम सबसे लास्ट में आता है। हाँ एक छूट है, आप चाहे तो टाइम को पहले भी लगा सकते हो, जैसे यस्टरडे फिर कॉमा लगाना, यस्टरडे कल, आई वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स, कल मैं कुछ पुस्तकें खरीदने बाजार गया था। अब ऐसा करने पर सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर क्या आता है पता है, आप कहीं जोर दे रहे हो कि कल मैंने क्या किया था, कल मैं बाजार गया था, सॉरी कल मैं कुछ पुस्तकें खरीदने बाजार गया था। इसका मतलब आप ये बताना चाहते हो कि कल मैंने क्या किया था, तो आपने टाइम पर थोड़ा एम्फेसिस, थोड़ा जोर दे दिया। तो ध्यान रखना टाइम को हम फर्स्ट में लगा सकते हैं, छूट है, लेकिन आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा टाइम के बाद, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। लेकिन आप हर बार ऐसा ना करें। यदि आप समय पर जोर देना चाहते हैं कि भाई मैंने कल क्या किया, परसों क्या किया, पिछली रात क्या किया, पिछले महीने क्या किया, तो आप उस समय को उठा के पहले ला सकते हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए, मैं कल खाली था, ठीक है, क्या है इसमें एक जानकारी है, मैं बता रहा हूं, इसको भूल जाओ। मैं कह रहा हूं मैं कल खाली था, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको एक जानकारी दी तो असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट से शुरू होगा, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस है ना, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो जिनमें कोई एक्शन यानी कोई काम का होना बताया जाए, जैसे जिसमें काम था कि मैं बाजार गया था, पुस्तकें लाया था, लेकिन मैं कल खाली था, कोई काम नहीं है। अगर कोई काम नहीं है ना तो फिर भी असर्टिव सेंटेंस है, बट उसमें एक्शन वर्ब नहीं होती, तो फिर हमारी इज एम आर वाज वर यहाँ पे मेन वर्ब का काम करती है। कई बार कई वीडियोज में मैंने आपको बता दिया। आई, अब था के लिए यहाँ पे लगाओगे वाज। देखिए यहां भी था है लेकिन गया था थी से पहले अगर आ ई ए हो और आ ई ए किसी क्रिया में जुड़ा हो, गया, आया, देखा, खाया, पिया, उसके बाद था है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और यदि था थे थी है उससे पहले का जो जस्ट वर्ब है, देखिए खाली ई आ रहा है ना, लेकिन खाली में लग रहा है और खाली कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, एक सिंपल वर्ड है, तो यहां पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, था थी थे आएगा। तो आई वाज, अब खाली के लिए क्या है, फ्री, यस्टरडे मैं कल खाली था। अच्छा मैं आज खाली हूं, है ना, प्रेजेंट की बात आ गई, तो आई एम फ्री टुडे, मैं आज खाली हूं। तो प्रेजेंट में यदि आप कोई स्टेट बता रहे हो, कुछ होना बता रहे हो कि मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं खाली हूं, वह मेरा भाई है, मैं एक टीचर हूं, मतलब आप जब ऐसी जानकारी दे रहे हो जिसमें कोई एक्शन नहीं है, तो आप प्रेजेंट की जानकारी दे रहे हो तो इज एम आर लगा दो, पास्ट की दे रहे हो वाज वर लगा दो। जैसे मैं एक टीचर हूं तो आई एम अ टीचर, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर,
वह मेरा भाई था, ही वॉज माई ब्रदर। मैं आज बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैं कल बहुत खुश था, आई वॉज वेरी हैप्पी यस्टरडे। अब इन जो मैं अभी वाक्य बोल रहा हूँ ना, इन सभी वाक्यों में कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, सिर्फ कुछ बताया जा रहा है बिना किसी एक्शन के। तो जब कुछ बताया जाए बिना किसी एक्शन के प्रेजेंट में तो इज एम आर, पास्ट में वाज वर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, क्या है इसमें, कोई जानकारी है क्या, नहीं है। क्या है, प्रश्न है, क्वेश्चन है, पूछ रहा है। और जब भी प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना आपका ये जो स्ट्रक्चर है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, इसमें थोड़ी तब्दीली हो जाएगी, क्योंकि जिसका नाम पड़ गया प्रश्न उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। और यदि उसमें कुछ पूछ लिया कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो WH वर्ड सबसे पहले आएगा। प्रश्न दो तरह के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले, क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम मंदिर जाते हो, क्या तुम टीवी देख रहे हो, क्या तुम कल जयपुर जाओगे। तो जिनमें क्या पहले लगा उनके उत्तर आएंगे यस या नो में। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, हाँ, और ना खेलेगा तो ना, तो हाँ या ना में। तो जो प्रश्न क्या से शुरू हो उनकी अंग्रेजी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी जिस टेंस का वो प्रश्न है। लेकिन अगर उसमें पूछ लिया कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो WH वर्ड सबसे पहले आएगा। ये इनका स्ट्रक्चर बनता है। आप तो छोटा सा याद रखो, मैंने काफी खिचड़ी कर दी, कई वीडियो में हमेशा ही खिचड़ी हो जाती है, बट आप सुन लो। बात ये है कि जिसका नाम पड़ गया प्रश्न, उसमें आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अब कौन सी लगाएं, अरे जिस टेंस का वो सेंटेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। छोटा सा वाक्य आप समझ जाओगे बिना इसके ही, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। लेकिन पूछा क्या वह पढ़ रहा है, मतलब पूछ रहा है क्या वह पढ़ रहा है, तो इज ही रीडिंग। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है। अच्छा, वह कब पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ये सभी WH वर्ड आ गए। अगर ये वर्ड और आ गए ना तो ये वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी, जैसा कि इसमें है तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या है, वेयर। वेयर, कहाँ। ठीक है, अब इस WH वर्ड के जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक ही मूल मंत्र बता रहा हूँ, जिसका नाम पड़ गया प्रश्न, उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ताहती आ रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ क्या आएगा, डू, तो वेयर डू यू, और रहना की लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब ये होता क्या तुम रहते हो, हालांकि अच्छा प्रश्न नहीं है, ऐसा कोई नहीं पूछता क्या तुम रहते हो, तो देखिए डू यू लिव, हाँ मैं रहता हूँ, लेकिन तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो ठीक है, ये है प्रश्न। अगला देखिए, इधर आओ, ये तीन है, इधर आओ, कृपया इधर आओ, इधर मत आओ, इन तीनों में कमांड है। अब यहाँ पे तो एकदम कमांड है इधर आओ, यहाँ पे कृपया इधर आओ तो थोड़ा सा मधुर शब्दों के साथ कमांड है। अब भी कह रहा है कि इधर आओ, कृपया इधर आओ, तो थोड़ा रिक्वेस्ट हो गया। हम कह सकते हैं कि जब निवेदन के साथ कुछ कहा जाए तो वो भी एक कमांड ही होता है, बस अंतर ही होता है कि उसमें थोड़ा निवेदन कर दिया कुछ करने का, यानी होता कमांड ही है। और इधर मत आओ अब भी कमांड है, पर मना करने का कमांड है। तो ध्यान रखना, जब भी हम किसी से कुछ कहते हैं, और ध्यान रखना ये कमांड वाले सेंटेंस हम दिन भर में बहुत काम लेते हैं, इधर आओ, ये करो, ये मत करो, कृपया मेरी बात सुनो। तो हम बहुत लोगों से कुछ ना कुछ करने को कहते हैं और लोग हमसे कुछ ना कुछ करने को कहते हैं। तो ये सभी के सभी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, आदेश, निवेदन या मना करने के वाक्य। इनकी चर्चा मैंने कई वीडियोस में कर दी है। तो ध्यान रखना, आपने जब विचार किया ना कि सेंटेंस कैसा है तो फिर गलती नहीं होगी। अब ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक ही है कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं जब आदेश हो। जैसे इधर आओ तो आने का क्या होता है, कम, कम हियर। अब आप हजारों सेंटेंस ऐसे बना सकते हो, इधर आओ, ये करो, ये करो, मतलब मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ, कमरे से बाहर चले जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, मेरी बात सुनो, इस तरह के वाक्य। अब ऐसे सभी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। अब अगला देखिए, कृपया इधर आओ। अब इसमें कृपया जो है ना, जब निवेदन कर दिया तो फिर प्लीज अथवा काइंडली लगा दो, तो इसमें प्लीज लगा दो, प्लीज इधर आओ, कम हियर। ध्यान रखना, इन सेंटेंस में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन हीरो होती है। यदि प्लीज है, निवेदन है, तो उससे पहले प्लीज या काइंडली लगा दिया, फिर भी आएगी तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद इधर मत आओ, अब मना कर दिया। अगर मना कर दिया तो फिर डोंट लगाना है। क्या लगाना है, डोंट, मना करने का आदेश हो गया, डोंट कम हियर। अब आप हजारों ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, जैसे इधर मत आओ, अब टीवी मत देखो, डोंट वॉच टीवी, क्रिकेट मत खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट, यहां मत बैठो, डोंट सिट हियर। मतलब जिनमें भी मना कर दिया उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट लगा दो, और जिनमें भी निवेदन कर दिया, कृपया लगा दिया, उनमें प्लीज अथवा काइंडली लगा दो, किससे पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। और ना तो मना है और ना ही निवेदन है, सिर्फ काम बताया कि ये करो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इनको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अगर शुद्ध हिंदी में याद रखना है तो आदेश। जब भी देखिए, एक दो दिन आप सेंटेंस को पकड़ना, दिन भर की बातचीत को सुनना, देखना, महसूस करना, आपको पता लगेगा कि काफी हम आदेश
आदेश देते हैं, काफ़ी हम मना करते हैं और काफ़ी हम निवेदन करते हैं। ऐसे सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। यदि निवेदन है तो फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज या काइंडली आ गया, और यदि मना कर रहा है तो डोंट आ गया। अब प्लीज काइंडली दो वर्ड है, तो देखिए प्लीज तो बोलने चालने में, यदि आप रिटर्न में किसी को कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हो, किसी अधिकारी से कुछ कह रहे हो, तो वहां पे हम काइंडली का यूज करते हैं। आपको बचपन में एप्लीकेशन याद होगी, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दो। काइंडली इश्यू माई टीसी, कृपया मेरी टीसी जारी करो। एप्लीकेशन में लिखते थे ना हम नीचे एक लाइन, तो वहां पे काइंडली लगाया, क्योंकि अधिकारियों को जो हम रिटर्न में कोई एप्लीकेशन लिखते हैं उनसे कुछ करने को कहते हैं, तो प्लीज के बजाय काइंडली का यूज करते हैं। तो प्लीज और काइंडली के जस्ट बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वो सेंटेंस इंपरेटिव ही होता है। अगला देखिए, मुकुल हमेशा सुबह जल्दी जागता है। क्या है इसमें? एक जानकारी है, तो जानकारी वाला सेंटेंस जैसे हमारे सामने आ जाए तो दो बात, क्या एक्शन वाला, बिना एक्शन वाला। जागता है एक्शन है, सब्जेक्ट से शुरू कर दो। सब्जेक्ट कौन है? मुकुल। अब टेंस के अनुसार वर्ब का सही फॉर्म लिखो। सुबह जल्दी जागता है तो ताहती आ रहा है, यानी हम कोई काम जब अक्सर करते हैं, रोजाना करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि सेंटेंस सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगा दिया। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये स्ट्रक्चर था जो मैंने अभी आपको बताया। कब यूज होता है? जब किसी सेंटेंस के अंत में ताहती आए, यानी ऐसा कोई काम जो हम अक्सर करते हैं। मुकुल जागता है, मैं मंदिर जाता हूं, हम खेलते हैं, तो जो भी काम हम अपनी दिनचर्या में डेली रूटीन में करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगा दिया। सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज कर दिया। रिपीट कर दिया मैंने दोबारा से। तो देखिए, मुकुल हमेशा सुबह जल्दी जागता है, तो मुकुल अब जागता है, जागने के लिए क्या है? वेकअप या गेटअप। गेटअप होता है जागना, खड़े होना, तो मुकुल गेटअप। अब गेटअप आएगा, गेट्सअप आएगा, क्योंकि मुकुल सिंगुलर है तो गेट्सअप। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे दे होता, वी होता तो केवल गेट आता, लेकिन ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाते हैं। ये इस टेंस का स्ट्रक्चर है, तो मुकुल गेट्स अप। अब यहाँ पे हो गई थोड़ी सी गलती, एक नई नॉलेज। मैंने क्या कहा, एक सिंगल वीडियो से आप कभी अंग्रेजी नहीं सीख सकते। इसमें हमेशा क्या है? एक एडवर्ब है, ये एक फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये किसी चीज़ की आवृत्ति, कोई काम फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी में होता है, मतलब कितनी बार होता है। अब ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एडवर्ब्स हैं, ऑलवेज, नेवर, डेली, जनरली, यूजुअली, ये सभी एडवर्ब्स हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद आते हैं, उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो यहाँ पे आप गेट्स अप नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप लिखोगे ऑलवेज, मुकुल ऑलवेज। ठीक है, वो मैंने गेट्स अप जानबूझ के लिखा था, गलती नहीं हुई थी। मतलब आपको बताना कि सीखना कितनी लंबी प्रोसेस है, कितनी चीजें हमें सीखनी पड़ती है, तब जाकर चीजें सही होती हैं, और सिंगल एक वीडियो से कभी नहीं सीखा जा सकता। अब आज ये बात आपके दिमाग में आई कि भाई जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हमेशा, कभी नहीं, अक्सर, कई बार, ऐसे अगर एडवर्ब आए तो वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएंगे। लेकिन होता रोजाना, जैसे मुकुल रोजाना सुबह जल्दी जागता है, तो रोजाना जो डेली है ना वो लास्ट में आएगा। अब ये एक नई नॉलेज हो गई। देखिए, समटाइम्स हो, नेवर हो, जनरली हो, यूजुअली हो, ऑलवेज हो, नेवर हो, ये तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएंगे। लेकिन एवरीडे और डेली, ये दो ऐसे एडवर्ब हैं इसी टेंस के जो हमेशा लास्ट में आएंगे, इस तरह से नहीं आएंगे। एक नॉलेज है, नोट कर लो, अब ये फॉलो करनी पड़ेगी, यही तो सीखना है। तो मुकुल ऑलवेज, अब लगाइए गेट्स अप। ठीक है, जल्दी जागना। अब गेट्स अप क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है, सुबह जागने के लिए गेट अप का यूज करते हैं। केवल गेट से काम नहीं चलेगा, गेट अप, जागना, खड़े होना। तो मुकुल ऑलवेज गेट्स अप। अब सुबह जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो मुकुल ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुकुल रोजाना सुबह जल्दी जागता है। तो इसको पढ़ के देख लिया, अब ये करेक्ट है। अब देखिए, मानो हम इसमें गलती करते और गेट्स अप को यहां लगाते, ऑलवेज को उधर ले जाते, तो मुकुल गेट्स अप ऑलवेज। ठीक है, सही है, कोई गलत नहीं करेगा, बट थोड़ा कहीं खटकेगा, अजीब सा लगेगा। अजीब सा क्यों लगेगा? क्योंकि इस सेंटेंस को हमने बहुत पहले, मतलब मुकुल को नहीं, किसी और को, लेकिन जब इस तरह से देखा होगा ना ऑलवेज को, तो यहीं पे देखा होगा। अब होता क्या है इंग्लिश में, कोई भी टीचर आपको सारी चीजें कभी नहीं सिखाएगा, मतलब वो इतनी सी सिखाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें तो आप परवेज से जान लोगे। बहुत सारे सेंटेंस को आप उन्हीं स्ट्रक्चर के साथ देखते हो, सुनते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड कह देता है यार कुछ खटक रहा है, कुछ गड़बड़ है। वो माइंड क्यों कहता है? क्योंकि हमने कई चीजों को देखा है। तो वो भी प्रोसेस का एक हिस्सा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी प्रोसेस तो वहीं से चलती है। ये तो एक छोटी सी प्रोसेस है कि आप इस वीडियो में चीजों को ऐसे देख रहे हो। तो ये हो गया। अब आगे देखिए,
मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, क्या है इसमें? एक जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूं भाई मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रहा हूं, एक जानकारी है। अच्छा, जानकारी में एक्शन वाली है, बिना एक्शन वाली है, तो देखिए पढ़ना एक्शन वाली है। सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव में एक्शन वाला है, उसमें अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नहीं पढ़ रहा हूं, कोई बात नहीं है, असर्टिव ही सब्जेक्ट से शुरू होगा तो आई, ठीक है। अब सही वर्ब, वर्ब का सही फॉर्म टेंस के अनुसार, नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन 2 दिन से नहीं पढ़ रहा हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर कोई काम प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन कुछ समय से जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ये आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह खाना पका रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह 2 घंटे से खाना पका रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे टेंस चेंज होगा आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब चेंज हो जाएंगे। तो अब इस टेंस में हैज बीन, हैव बीन का यूज करते हैं, तो आई हैव बीन, आई है। आज जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता तो कब होता? मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो आई एम आता, क्योंकि अब टेंस चेंज है तो आई एम, ठीक है, हैज बीन नहीं, आई हैव बीन नहीं आता, तो आई हैव बीन। अब नेगेटिव है तो नॉट कहां लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। यही तो हम सीखते आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, बट ध्यान रखना मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको बताया, और यदि आप एक रेगुलर व्यूवर है तो आपको रट भी गया होगा। जो हमारे सिंगल एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो उसके जस्ट बाद नॉट आता है, जैसे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, डू नॉट, डज नॉट, वाज नॉट, वर नॉट। लेकिन जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब डबल होती है, जैसे विल बी, शैल बी, तो विल नॉट बी, शैल नॉट बी, हैज बीन, हैव बीन, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, नॉट बीच में फंसेगा हैव और बीन के, तो ये आपकी गलती होगी, इसको सुधार लो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आई हैव नॉट बीन, इसकी आर डाल लो। अगर आप लिखते आई हैव बीन नॉट, बिल्कुल गलत था, यानी ये सेंटेंस सही था ही नहीं। अब ये सेंटेंस सही है, आई हैव नॉट बीन। अब पढ़ रहा हूं तो पढ़ने के लिए क्या आएगा? रीडिंग, ठीक है, रहा रही आ रहा है, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। इसके लिए मैंने आपको कई बार बता दिया, जब भी कोई वर्ब कंटिन्यूटी में जारी है तो उसमें आईएनजी लगा दो, उसमें कंटिन्यूटी दिख जाएगी। जैसे रीडिंग, पढ़ रहा, प्लेइंग, खेल रहा, कुकिंग, पका रहा, गोइंग, जा रहा, कमिंग, आ रहा, राइटिंग, लिख रहा, रीडिंग, पढ़ रहा। नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी लगा होता है तो रहा रही बोलती है टेंस के अनुसार। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग, अब 2 दिन से टाइम बता रहा है तो सिंस 4 का यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर निश्चित समय है तो सिंस का यूज करेंगे, और समय निश्चित नहीं है तो 4 का यूज करेंगे। अब चूंकि 2 दिन है तो समय निश्चित नहीं है, समय अवधि है, 4 का यूज कर देंगे, तो 4 2 डेज, 2 दिन से। अगर ये होता पिछले 2 दिन से तो सिंस लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिन से। यदि होता सोमवार से, सिंस मंडे, क्योंकि सोमवार फिक्स है। लेकिन कहता कि 4 सप्ताह से तो 4 वीक्स, इस तरह से। अगर कहता 2 महीने से 4 2 डेज, लेकिन कहता जुलाई से, सिंस जुलाई। तो जब समय का नाम रख दे, फिक्स कर दे उसको, जुलाई है, सोमवार है, 2008 है तो सिंस। लेकिन 4 साल से, 3 महीने से, 2 सप्ताह से, 2 दिन से 4 लगाते हैं। छोटी सी बात है, कई वीडियोस में आपको मैंने बता दिया। तो अब इसको पढ़ के देख लेते हैं। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, करेक्ट बोल रहा है, सही लहजे में आ रहा है, करेक्ट है, पढ़ के देख लिया। और लास्ट है, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहली बात, कैसा है? जानकारी है, क्योंकि इसमें कुछ बताया गया है कि चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, जानकारी है, तो जानकारी तो यहां से बनेगा। तो चोर, अब हमारा सब्जेक्ट कौन है? चोर है, द थीफ, ठीक है। अब टेंस के अनुसार सही हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लगानी है। कर लिया गया है, तो कर लिया गया है तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में एक भ्रांति है, बहुत से लोग सोचते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, बट मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको बताया, जरूर नहीं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। आ है, ई है, ए है भी आ सकता है। आ है से मतलब जो आ है ना वो किसी वर्ब में लगा हो, जैसे खाया है, देखा है, गया है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्यों होता है? कई बार बता दिया, फिर सुन लो। मैं चाय पी चुका हूं, मैंने चाय पी ली है, बात एक ही है, काम प्रेजेंट में पूरा हो गया है। मैं होमवर्क कर चुका हूं, मैंने होमवर्क कर लिया है, बात एक ही है, काम पूरा हो गया है। मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, बात एक ही है, काम प्रेजेंट में पूरा हो गया है। तो जब भी काम प्रेजेंट में पूरा हो जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो गिरफ्तार कर लिया गया है, थोड़ा लहजा लगा रहा है, ध्यान रखना। गिरफ्तार करना एक्टिव वॉइस, गिरफ्तार किया जाना पैसिव वॉइस, लिखना एक्टिव वॉइस, लिखा जाना पैसिव वॉइस, पढ़ना एक्टिव वॉइस, पढ़ा जाना पैसिव वॉइस। तो जब पैसिव वॉइस का लहजा आ गया तो फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पैसिव वॉइस के अनुसार ही लगेगी। और चूंकि ये कर लिया गया है, आ है, ई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो गया। और जिसका नाम पड़ गया पैसिव, उसमें पैसिव के ही रूल चलेंगे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब आप पैसिव बनाओगे ना तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव के साथ आप बीन का यूज करोगे, और पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म तो लगती है। तो द थीफ, अब थीफ सिंगुलर है तो हैज बीन अरेस्टेड,
चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ध्यान रखना आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस का भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के डाला। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं समेटा जा सकता। आपके दिमाग में ये बात छोड़नी थी, डालनी थी कि सेंटेंस पैसिव का भी हो सकता है, और पैसिव का सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, कर्म से शुरू होता है, और कई बार उसमें बाय भी नजर नहीं आता, जैसे इसमें नजर नहीं आया। जब हमारा एजेंट यानी करने वाला नॉन हो, खूब पता है कि चोर को पुलिस से गिरफ्तार करती है, तो हम उसको बाय लगा के मेंशन नहीं करते हैं। इस पर मैंने कई वीडियो में आपको चर्चा कर दी। यानी हम पैसिव के बारे में राय रखते हैं कि पैसिव वाले सेंटेंस में तो बाई और एजेंट यानी किसके द्वारा किया गया नजर आता है, बट जरूर नहीं कि हर सेंटेंस में आपको बाई प्लस एजेंट नजर आए। उसी तरह का सेंटेंस ये था, तो ये भी एक दिमाग में रखना होता है कि पैसिव हो सकती है। तो ये था वीडियो, मैं समझता हूं कि आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। अरे मैंने इतना पढ़ाया, कुछ ना कुछ तो माइंड में गया होगा। और मैंने क्या कहा, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। लर्निंग इज द प्रोसेस, सीखना एक प्रक्रिया है। थिंग्स टेक टाइम, और चीजें वक्त लेती हैं। अगर वक्त नहीं लेंगी तो फिर मजा क्या है, ठीक है। स्ट्रगल में ही मजा है, संघर्ष में ही मजा है, लेकिन संघर्ष के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, एक प्रोसेस से गुजरने के बाद जो फील होता है ना, वो बहुत ही मजेदार होता है। तो अब जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, मतलब कुछ करने के लिए दे देता हूँ, क्योंकि आप भी फड़फड़ा रहे होगे, इतनी एनर्जी आ गई होगी, इतनी सारी चीजें थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं आपको 5-6 सेंटेंस देके जा रहा हूँ, उनका ट्रांसलेट करके कमेंट में लिख देना, मैं चेक कर लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से जानकारी देना चाहता हूँ, यदि आपका इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट है, मैंने इतनी सारी चीजें बोली, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में नहीं आई होंगी, सभी बातों को सीक्वेंस सीरीज में समझना है तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, उसको परचेज कीजिए। उसकी फीस ज्यादा नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते तो फिर वेलकम है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन वहां पर आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस सीक्वेंस सीरीज में मिलती है। और हाँ, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और अब ये रहे आपकी स्क्रीन पर वो सेंटेंस जो आपको ट्रांसलेट करने हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए 5 सेंटेंस है, इनको ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट में डाल देना। पहला है, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। दूसरा है, बाजार जाओ। तीसरा है, यह किताब मेरे द्वारा लिखी गई थी। और चौथा है, क्या तुम कल मेरे घर आओगे। 5वां है, वे हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंस है, इनको आपको ट्रांसलेट करना है। मैंने जो भी आपको 4 पॉइंट बताए थे, 4 बातें थी, उनको दिमाग में रखकर करोगे, आपके बहुत हद तक ये करेक्ट जाएंगे, चाहे आप भले ही बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे हो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।